हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के क्वेश्चन पेपर के आंसर की बारे में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, मैंने पिछले 60 क्वेश्चन पिछले वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। उसके जो लिंक है मैं ऊपर आई जो है उसमें सेट फिक्स कर दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे कमेंट बॉक्स में मैं कर दूंगा, प्लेलिस्ट जो है उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ऑलराइट, एक सीरीज है जहाँ पे हम दुनिया जितने भी देश भर के जितने भी जीएस क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं। सो वी आर कवरिंग ए वाइड नंबर ऑफ एग्जाम्स, काफ़ी सारे एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज को आप जरूर देखें, ये सीरीज आपके फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगी। लेट्स बिगिन विद दिस वन। वेल, तो ये क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सेवा क्षेत्र उपागम की बात करें, किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया। इसमें ऑप्शन आपके सामने है, यू हैव द ऑप्शंस, और ये ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। विल देखा तो यही ये स्टेटमेंट, दूसरा ये स्टेटमेंट है अग्रणी बैंक योजना। तो अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत किया गया है, लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत किया गया, तो इसको आप याद रखेंगे। दिस इज अबाउट सेवा क्षेत्र उपागम। तो क्यों ना थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी समझ में आएगा। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, तो सर्विस एरिया अप्रोच जो इम्प्लीमेंट किया आपने, उसको इम्प्लीमेंट किया लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत। तो इसको आप जरूर याद रखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप लोग याद रखें। अगला, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल, गौण खनिज की बात करें तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो दिए हैं, इसमें पहला और तीसरा सही है। द फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, एक गौण खनिज में हम काउंट करते हैं रेत को। दूसरा है, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, गौण खनिज को राज्य सरकार के उसमें अंदर में आती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। ये कंप्लीटली गलत है। दोनों ही शक्तियां राज्य सरकार के पास में है, क्योंकि लॉ बेसिकली लैंड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए आप कह सकते हैं दैट्स कंप्लीटली अंडर द स्टेट। थोड़ी देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया। माइनर मिनरल्स, जो मेजर मिनरल्स उनकी बात नहीं कर रहे हैं, माइनर मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो सैंड जो माइनर मिनरल्स में आती है, आप याद रखें, सैंड जो है माइनर मिनरल्स में आती है। और ये जो है किसके अंतर्गत आती है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। और स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। ये आप याद रखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है देखा है तो। और इसमें 1 and 3 स्टेटमेंट आर राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, देयर इज निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। और देखा जाए तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, मतलब डी स्टेटमेंट, इसमें डी ऑप्शन सही है। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी तत्वों के ऋणी होने के द्वारा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है, ऐसा भी नहीं है। तो डिफरेंट कंट्री से ले रखा है, तो अब बेस यूएस डॉलर पे कैसे हो सकता है। तो आप याद रखेंगे 1 and 2 दिस स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो थर्ड 63 का जो है डी ऑप्शन सही है। अगला, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं, इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है जमा। तो जमा जो है इसमें शामिल नहीं होता परिसंपत्ति में, आप याद रखेंगे क्यों। इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं, थोड़ी सी क्लियर आइडिया मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो जो डिपॉजिट्स होती है वो इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये आपके तो है नहीं, ये दूसरों के डिपॉजिट्स आपके पास जमा है, तो कैसे काउंट कर सकते हैं आप। तो ये आप याद रखें, काफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज रिवर्स वन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 64th क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन किन कारकों का योगदान है। तो मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए पॉइंट किया जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से दिखाया, तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब 1 and 3। तो भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, पहली बात, और दूसरा है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको कम करने के लिए इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सरकारी व्यय के बढ़ने का ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, दैट्स यूजलेस थिंग। तो इसको इंग्लिश में थोड़ी पढ़ते हैं, आपको क्लियर आइडिया मिलेगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस को कम करने के लिए क्या तरीका बेस्ट है। पहला है फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी फर्म्स, बहुत अच्छा पॉइंट है, दैट्स वेरी जेन्युइन पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके सामने लिखा है, द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव इज रेमिटेंसेज फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। जो रेमिटेंसेज आपको मिलते हैं भारतीयों को, वो भी इसमें काउंट होते हैं। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे देश की इकोनॉमी में जो रिस्क को रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस
एक का यह सुझाव है कि इस राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। वेल, देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी है। और इसका सही आंसर देखा जाए तो है अपना सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में दिया था। बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन काफी जेन्युइन मानी जाती है और ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया था, तो ये आप जरूर याद रखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी। अगला है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा, पंजीकृत रजिस्टर्ड जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। वेल, दिस इज क्वाइट क्वेश्चन। इसका सही आंसर देखा है तो ये है सहभागिता पत्र, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स, तो इसको आप याद रखें, क्वाइट क्वेश्चन, पार्टिसिपेटरी नोट। थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर कर आइडिया मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई, क्या बोलते हैं, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग दमसेल्फ डायरेक्टली। तो क्या है, कौन सा इशू क्या आता है, यह है पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट बोलते हैं इसको। तो बिना रजिस्टर किए भी आप ले सकते हैं यहाँ पे शेयर। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट को आपको देखना है, तो इन्हें बताना है आप लोग कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखा है तो पहला स्टेटमेंट क्यों सही है, यहाँ पे विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात, गलत बात है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको आप याद रखें। दिस इज क्वाइट क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, दिस इज सिंपल बट हाँ डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग होती हैं ऐसे। एज पर द लॉ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट द बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट बेसिकली गलत है, तो ये आप याद रखेंगे। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं। वेल, देखा है तो इसमें जो पुनरीक्षण करने का काम कौन करते हैं, ये ऑप्शन आपके वजह से पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है 1 और 2, संसद द्वारा गठित तथा समितियां, और दूसरा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, है ना। बाकी जो है नहीं करते, वित्त आयोग है, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग है या नीति आयोग, ये सब नहीं करते, दे डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तो 69th का सही आंसर जो है वो क्या है, 1 और 2 है केवल, तो इसको आप याद रखें, 1 और 2। वेल, देखा जाए तो पूछा गया है विच द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एड हॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, पहली बात तो ये है, तथा समिति। ओके, दूसरा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये भी काम करते हैं इसमें, तो इनको भी आप याद रखेंगे। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कुल मिला के भारत में कितने हैं, पार्लियामेंट में कितने हैं, एक तो आपको ये बताना है, और दूसरा आपको बताना है लोकसभा के अंडर में कितने हैं, राज्यसभा के अंडर में कितने हैं, और तीसरा आपको बताना है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें हर एक कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कुछ पंचवर्षीय योजना आपके सामने दी हुई हैं एंड यू हैव टू गेट द राइट वन। हालांकि देखा जाए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी है और दिस इज क्वाइट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बट यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है। लुक एट हियर, आइए देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, तो इसमें हल्का इतना डिस्कस किया नहीं गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तो ये कह सकते हैं आप लिटिल बिट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण, इसमें काफ़ी इसमें कंट्रोल किया गया देखा है तो। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, तो ऐसा कुछ शामिल किया नहीं था, बट सेकंड स्टेटमेंट सीम्स राइट। यहाँ पे हल्का सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट इतना डीप में किताबों में लिखे नहीं होते, तो ऐसे जज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सेकंड स्टेटमेंट सीम्स कंप्लीटली एक्यूरेट एंड रेस्ट आर हैविंग लिटिल बिट कंफ्यूजन। ऑलराइट, ये है 70th क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें कुछ सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके सामने और इसका सही स्टेटमेंट क्या है, केवल एक सही है।
AIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, बिल्कुल सही बात है, 80 से अधिक है, राइट नाउ इट इज टचिंग ऑलमोस्ट 100। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। AIB में भारत से बड़ा शेयर धारक है, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? दैट्स चाइना, चाइना सबसे बड़ा है। भारत की बात करें तो भारत सेकंड हाईएस्ट है। AIB में एशिया के से बाहर कोई सदस्य नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ बाहर के भी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे AIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो AIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये है संघाई में, सॉरी संघाई में नहीं है, दैट्स इन बीजिंग, सॉरी। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, हियर यू गो, दैट्स लोकेटेड बीजिंग। संघाई में किसका है बता सकते हैं आप लोग? संघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ब्रिक्स का जो बैंक है इसका नाम है NDB जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका बैंक है बेसिकली? ये है बेसिकली आपका जो ब्रिक्स का बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका संघाई में। तो ये आप याद रखेंगे। और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो फिलीपींस मनीला में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? वेल, ये क्वेश्चन देखा है तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और सही स्टेटमेंट इसका देखा है तो लास्ट वन है। 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों मतलब स्ट्रेस्ड असेट्स का जो सहसंग उधारी मतलब कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया। What was the purpose of inter-creditor agreement signed by the Indian banks and financial institutions recently? इसका जो कॉन्सेप्ट था वो है to aim at faster resolution of stressed assets of 50 करोड़ रुपीज or more which are under consortium lending। तो इसको आप याद रखेंगे, this is about inter-creditor agreement। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PSC, और इसको कहा जाए तो इसको करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन करता है? इट इज डन बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। आप इसको याद रखें। इंग्लिश में देखते हैं तो इसमें आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगी। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द, तो कौन सेलेक्ट करता है? ये सेलेक्ट करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसको आप जरूर याद रखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PSC। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। वेल, देखा जाए तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहां भी लिखा है PNGRB मतलब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करता है। दैट्स प्रीटी गुड पॉइंट। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। दैट्स ऑल्सो पॉइंट। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बट इंपॉर्टेंट है। संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में LT बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LT लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LT मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एंड वोल्ट VOLT वाइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? LT और वोल्ट के बीच में डिफरेंस पूछा आपसे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला दिया LT को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है, था वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। दैट्स रॉन्ग ऑप्शन, बेसिकली 2G है। LT डेटा ओनली तकनीक है और वोल्ट जो है वॉइस ओनली तकनीक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो LT और वोल्ट के बीच दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LT और वोल्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेल, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैटरनल बेनिफिट के बारे में पूछा गया है। अभी डिस्कस करूंगा मैं इंग्लिश में भी, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए यदि पूछा जाए तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है? तो इससे सही स्टेटमेंट है केवल 3 सही है इसमें, मतलब 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। दैट्स राइट पॉइंट। गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। वेल, दैट्स क्वाइट पॉइंट, बट दिस इज नॉट राइट वन। वेल, देखा जाए तो इसका सही आंसर ये बेसिकली 26 वीक्स है, तो दैट्स लाइक बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा हल्का सा एक्यूरेसी में हल्का सा प्रॉब्लम है। ये वीक्स में काउंट करते हैं, महीने में काउंट नहीं करते। शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा ग्लिच है।
आइए इंग्लिश से पढ़ते हैं थोड़ा सा, विल गेट द क्लियर कट आइडिया। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 हुआ। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ये बेसिकली मंथ में काउंट नहीं करते, वीक्स में काउंट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो क्राइसिस की बात करें तो मिनिमम 6 क्राइसिस विजिट्स डेली जो है, ये स्टेटमेंट इज नॉट सीम्स राइट। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसको आप याद रखें। तो केवल सी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसको आप याद रखेंगे। राइट, नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से जस्ट 1 सेकेंड पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अक्सर डिस्कस करता हूं आप लोगों से कि जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ें तो उसके जो सब इंडेक्सेस हैं उनके बारे में जरूर पढ़ें कि कौन कौन सब इंडेक्सेस हैं, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, वो उसके बारे में आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, इसमें नहीं आता। बाकी करों का भुगतान करना है, संपत्ति का पंजीकरण करना है, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना है, ये सारे इसमें आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट मिला। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या लगी। राइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? वेल, इसका देखा जाए इसका सही आंसर जो है वो है आपका, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तर नियम 2011। इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं, विल गेट द क्लियर कट आइडिया। थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। पूछा गया, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये होगी ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ और क्या शामिल हैं भारतीय खाद्यान्न निगम के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में? वेल, देखा जाए तो इसमें स्टेटमेंट जो है वो प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तब वितरण लागत भी इसमें शामिल होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट क्वेश्चन। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगी। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस। इसके साथ में क्या रहेगा, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, ये भी इसमें शामिल होंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? वेल, देखा जाए तो क्वेश्चन काफी बढ़िया है। इसका सही आंसर है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, ये इसमें काउंट किया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा क्लियर कट मिलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच इन द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का पार्ट कौन सा है? तो इसमें देखा जाए तो डी स्टेटमेंट सही है, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। तो 80th का डी स्टेटमेंट इज राइट, तो इसको आप याद रखेंगे। सो ये रहा डिस्कशन के बारे में। तो 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगला जो 20 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें हम इस चैनल में ये सारे वीडियो डालेंगे, तो आप ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। जो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।